जिस दिन आप खड़े हो गए, मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूं, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए इनकी मंजी ठुक जाएगी सारों की। ये जितने मनमानियां करने वाले, चाहे जर्नैल हैं, चाहे जज हैं, चाहे वो बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, पूरे निजाम पे कब्जा किया हुआ है, या शुगर माफिया है या आईपीपीज का माफिया है, या जितने बड़े बड़े माफियाज हैं, ये सारे घुटने के बल बैठ जाएंगे। नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पीटीआई ने भी एक जवाब दिया, पहले वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी रिजीम चेंज, वजीराबाद कातलाना हमला, 200 मुकदमात, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, क्रैकडाउन, मिलिट्री हरासत, फॉरेन फंडिंग, मैंडेट चोरी, सानिया 26 नवंबर, फितना के फतवे, भारतीय लॉबी, 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, ताहयात इस्तिस्ना, जबरी गुमशुदगियां, इन सारी चीजों के बाद भी अगर आपका बयानिया कोई खरीदने को तैयार नहीं है ना, तो नस्ल नौ आपसे बदजन हो चुकी है। यानी नौजवान अब आपसे बदजन हो चुके हैं। मईशत तबाह हाल है और मुल्क की तारीख का बदतरीन ब्रेन ड्रेन जारी है। तो अब तहरीके इंसाफ के खिलाफ नया मंजन लेकर आ गए हैं कि दहशतगर्दी के पीछे तहरीके इंसाफ है। आइंस्टाइन ने इसी पागलपन पर कहा था कि बार बार एक ही तजर्बा इस उम्मीद पर किया जाए कि इस बार इससे मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा। ये कैसे हो सकता है? यानी आप जितनी दफा नाज़रीन सोडियम क्लोराइड को इकट्ठा करेंगे, सोडियम और क्लोराइड को, एक ही नतीजा निकलेगा। जितनी दफा आप H2 और O को इकट्ठा करेंगे, एक ही नतीजा निकलेगा। यानी आप एक तजर्बा 1000 दफा कर लेना, नतीजा वही निकलना है। जब तक कि आप वो माहौल तब्दील नहीं करते और आप वो तजर्बा बंद नहीं करते, आपको डिफरेंट तजर्बा करना पड़ता है। तो अब ये पाकिस्तान में ना 78 साल से ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक ही तजर्बा कर रही है, लेकिन इस मरतबा इनको मुख्तलिफ लोग मिले हैं जिन्हें मैं कहता हूं टक्कर के लोग। ये ईमान मदारी उनमें से एक। ईमान मदारी साहबा के ऊपर DGISPR ने कल निकाल कर दिखा दिया कि जनाब ये देखें, गद्दार भी करार दे दिया, दहशतगर्दों का साथी करार दे दिया, गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। इन्होंने हमारे साथ भी, सबके साथ यही किया है। यहां पे हमने भी वकला से रब्ता किया है, मैंने, साबर भाई ने, चंद लोगों ने हमने मिलकर, कि जनाब ये जो हमारे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं DGISPR, ये इनको साबित करें ना। अब तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पे हम इनके खिलाफ मुकदमा करें। लेकिन ईमान मदारी साहबा का क्योंकि केस अदालत में चल रहा है, उसी केस से रिलेटेड वही ट्वीटें उठा के DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो वो ले गई इस मामले को अदालत में। उन्होंने कहा जी DG ने मेरे पे बराह रास्त इल्जामात लगाए, तो DG साहब आए और आकर सबूतों के साथ साबित करें अदालत में कि ये इल्जामात दुरुस्त है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि मेरा केस अदालत में चल रहा है। अब जब एक केस अदालत में चल रहा है, सब जुडिस है, तो उस मामले के ऊपर जब DGISPR रैंक का एक आदमी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक बड़ा जर्नैल, जब उसके ऊपर अपनी एक खास राय देगा, तो वो अदालत के ऊपर असरअंदाज हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्ज करें वजीर आजम या कोई और मेरे हक में बोल दे, तो ये प्रोसिक्यूशन तो रोला डाल देगी इस केस के अंदर कि जनाब वजीर आजम का बयान या फलाने का बयान या उसका बयान वो इस केस के ऊपर असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा मेरे केस के ऊपर DGISPR असरअंदाज हो चुके हैं। ये अदालत अब दबाव में, ये अदालत का इम्तिहान है ना, बड़ा इम्तिहान तो अदालत का है। अब अदालत का फैसला मुतनाज़ हो जाएगा, इसलिए अदालत पहले DGISPR को बुलाए और बुला के उनसे पूछे कि जो आपने इल्जामात लगाए उन्हें दुरुस्त साबित करें। एक अदालत में मामला चल रहा है, उसके ऊपर कैसे वो बात कर सकते हैं? लेकिन अगर उन्होंने बात की है तो वो सबूत लेकर अदालत में आ जाए। इन्होंने कहा कि DGISPR को तलब कर लिया जाए। तो जज साहब जो है ना, मजूका साहब, ये परेशान हो गए। जज साहब ने कहा हुन की घड़ी है, DGISPR को बुलाना किसी जज की औकात तो नहीं है ना, ये तो चीफ जस्टिस की भी औकात नहीं है पाकिस्तान में। वो तो DGISPR खुद आना चाहे और चीफ जस्टिस उन्हें उनकी इजाजत से बुला लें तो वो आ जाते हैं। यहां तो एक मेजर को बुलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक कर्नल को बुलाना, जो OC होता है, उसको बुलाने के लिए अदालत पहले इजाजत लेती है पाकिस्तान में, फिर उसको बुलाती है। बहरहाल DG साहब को बुलाना था, जज साहब ने कहा 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट बाद वापस आके फैसला देता हूं। इस बारे में बातचीत हो गई। अच्छा, वहां पे देखें कैसी नालायक किस्म की भोंडी दलील दी है प्रोसिक्यूशन ने कि जी DG ने इनका नाम नहीं लिया, और सामने स्क्रीन पे रख के चला दिया सारा, उनकी फोटो चला दी, उनके ट्वीट चला दिए और उनको बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गैर मुल्की एजेंट। ये तो हमेशा से पाकिस्तान की फौज के जो जितने भी जर्नैल आए ना बड़े बड़े, इन्होंने जब भी कभी पब्लिक में बयानिया बनाया ना, जब भी किसी के खिलाफ हुए, इन्होंने क्या बात की? ये गैर मुल्की एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है। और पता लगा भारत के साथ भी इन्हीं के ताल्लुकात है, पता लगा इसराइल के साथ भी इन्हीं के ताल्लुकात है। यही अर्जियां डाल रहे हैं कि हम फौज लेकर जाते हैं, जाके हम मास को गैर मुसल्ला करते हैं। अच्छी बात है ताल्लुकात बनाना, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि भारत के साथ बुरे ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे जर्नैलों के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए। हमारे जर्नैल चाहते हैं कि इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, तो बिल्कुल वो रखें, ये उनकी मर्जी है। लेकिन कौम को तो बेवकूफ ना बनाए ना।
दूसरों को तो ये फतवा आप ना दें कि जनाब ये भी इसराइल का एजेंट है, वो यहूदियों का एजेंट है, वो जो है वो गैर मुस्लिम है, मुसलमान ही नहीं है, वो उसने तौहीन इस्लाम कर दी है, वो जो है वो मोदी का एजेंट है, मोदी का यार है। ये फतवे लगा लगा के खुद इनकी यारी हर जगह पे निकल आई। तो जज ने कहा जी 5 मिनट बाद मैं आपको फैसला सुनाता हूं। तो जज साहब 40 मिनट तक आए ही नहीं। 40 मिनट के बाद बजाय जज साहब आते, जज साहब ने अंदर से ही फैसला भिजवा दिया कि इस दरखास्त को हम पेंडिंग कर देते हैं, यानी इल्तवा में डाल देते हैं, और 342 के बयान के बाद देखेंगे। 342 का बयान जो है वो एंड में जाके होता है, जब केस का फैसला आने लगता है ना, तब होता है। हादी अली चट्टा साहब ने यह कहा कि 342 का जो बयान है ना, उसके बाद ये दरखास्त गैर मुअस्सर हो जाएगी, यानी DGISPR को एक तरह का इस्तस्ना अदालत ने दे दिया। अब देखते हैं कि किस किस्म की ऑप्शंस मजीद मौजूद हैं ईमान मजारी साहबा के पास, क्योंकि उनके केस के ऊपर बराह रास्त असरअंदाज हुए हैं DGISPR साहब। अब वो इन ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करती हैं ये भी देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, DGISPR के खिलाफ इसी तरह की एक दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की बहनें भी दे सकती हैं। अलीमा खानम के ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर, इमरान खान के ऊपर इस वक्त केसेस चल रहे हैं अदालतों के अंदर। इन लोगों के ट्वीट्स दिखा के DGISPR जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यह पाकिस्तान का एक नहायत ताकतवर इदारा है जिसके पास बंदूक है, और इन एजेंसियों के ऊपर यह इल्जाम भी है कि ये जजों के कमरों में कैमरे भी लगा देते हैं। तो ये, और जजेस ने बकायदा लिख कर दिया हुआ है कि हमें इनसे खतरा है, ये इंसाफ के रास्ते में रुकावट है। तो ऐसे में इमरान खान साहब की जो वकला की टीम है, या अलीमा खानम की जो वकला की टीम है, या बाकी जो लोग जिनके ट्वीट्स वहां चलाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं, DGISPR ने जिनके बयान दिखाए हैं, उन तमाम को चाहिए कि अपनी अपनी अदालतों में जाकर दरखास्त डाल दें कि जनाब DGISPR ने हमारे बारे में ये बात की। उन्हें बुलाएं और बुलाकर कहें और उनसे पूछें कि वो सबूत फराहम करें, वरना फिर वो हमारे केस के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। उनको इस केस के अंदर बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो क्यों अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को, पूरे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाने के बाद, अपनी इतनी बड़ी ताकत को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वसाइल को, ये हमारे खिलाफ केसेस में। ये इमरान खान साहब भी कह सकते हैं, अलीमा खानम भी कह सकती हैं, और ये बाकी लोग, असद कैसर साहब और जो दीगर लोग हैं, वो सारे भी ये बात कर सकते हैं। अब नाज़रीन, इसमें जो आर्मी चीफ कौम का बाप है, DGISPR ने कहा कि इमरान खान ने ये कहा था। अब ये इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आर्मी चीफ से पूछें कि साबित करो मैंने ये कब कहा था, और DGISPR को ये साबित करना चाहिए। ये ऐसे कोई थड़ेबाज का जुमला नहीं है, DGISPR है, कोई फ्राडिया नहीं है, DGISPR है। तो उन्हें जो बात करनी है वो उन्हें पक्की बात करनी है। कोई सोशल मीडिया पे देख के किसी ऐरे गहरे का ट्वीट पढ़ के, वो वजीर इतलात नहीं लगे हुए पंजाब में, जो कोई भी चीज कहीं से भी उठाएंगे और उठा के पढ़ देंगे और पढ़ के ये सोचेंगे मैनू किन्हें पूछना है। ये DGISPR है, उन्हें इन बातों का जवाब देना पड़ेगा, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को फॉर गॉड से ठीक करें। आप फौजी हैं, आपकी फौजी की तरह की बॉडी लैंग्वेज लगनी चाहिए। ये मेरी दरखास्त है, ये मेरी जाती ख्वाहिश है कि DGISPR नेक्स्ट टाइम आए, जो मर्जी बोले, जैसे मर्जी बोले, पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे में फिराऊं। ये जब मैं बहुत मुश्किल हालात देख रहा था, भाग दौड़ में लगा हुआ था, कभी किसी पहाड़ पे, कभी किसी जगह पे, कभी कहीं में रहता था, लोगों से मुलाकातें भी होती थी बेशुमार, और बाज़ वक्त मैंने बड़ा अच्छा भी गुजारा खैबर पख्तूनख्वा में। तो गुज़िश्ता 1 साल, जब मैं इससे पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहा लगभग 1 साल तक, तो मैं लोगों से पूछता रहा, और मुझे 99% नहीं 100% लोग एक बात पे कायल थे, चाहे वो ANP के, चाहे फजलुर रहमान के, चाहे जमात इस्लामी के, चाहे PTI के। जितने ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो सारे के सारे नफरत करते हैं मिलिट्री ऑपरेशन से। वो सब कहते हैं जी मिलिट्री ऑपरेशन हम नहीं होने देंगे, मिलिट्री ऑपरेशन के वो खिलाफ है। कोई इमरान खान के खिलाफ है, कोई फजलुर रहमान के खिलाफ है, कोई ANP के खिलाफ है, कोई एमल वली खान के खिलाफ है। वो मुखालफतें अपनी जगह पे, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है, सारे के सारे उसके खिलाफ थे। और उसका जो रीजन है ना सादा, वो ये है कि ये तमाम लोग ये समझते हैं कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन होता है, ये वफाक की एक माशी पॉलिसी होती है, जिसमें वो पैसा वैसा बनाने के लिए हमारे इलाके में ऑपरेशन करवा देते हैं, और इसके अंदर हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ये वो लोग बार बार कहते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी के खिलाफ हैं और दहशतगर्दी से तंग भी हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर वो मिलिट्री ऑपरेशन को अब वफाक की एक माशी पॉलिसी के तौर पे देखते हैं, क्योंकि हज़ारों ऑपरेशंस के बावजूद आज तक खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में या पाकिस्तान में अमन नहीं आ सका, अमन वहां करीब भी नहीं आ सका। बल्कि जब जब ऑपरेशंस किए जाते हैं
उस दौरान में बदअमनी बढ़ती चली जाती है। तहरीक लब्बैक सड़कों पे है, वो मामले पे मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले वज़ीर दिफा ने एतराफ़ कर लिया एक टीवी टॉक शो में कि तहरीक तालिबान लाने, जो टीटीपी वाले लोग हैं उनको वापस लाने की जो पॉलिसी है और जो प्रपोज़ल है वो जनरल बाजवा की थी। और जनरल बाजवा की दो प्रपोज़ल थी, एक वो तहरीक तालिबान को पाकिस्तान में लाना चाहता था दहशतगर्दों को, और दूसरा वो पीडीएम को हुकूमत में लाना चाहता था। दो चीज़ें लेकर आया इस मुल्क पे जनरल बाजवा, जो उसने इस मुल्क पे एहसान किया। नंबर एक, जनरल बाजवा दहशतगर्दों को लेकर आया पाकिस्तान में, ये उसकी पॉलिसी थी, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने फैसला दे दिया। इमरान खान साहब ने ये मुकदमा रखा कौम के सामने, तहरीक इंसाफ के सामने भी रखा कि ये प्रपोजल है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और ये चीज़ आई है, लेकिन तय हुआ कि इसको बैठ के पार्लिमानी तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से। तो जमहूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, लिहाजा पॉलिसी होगी फारिग। तो जनरल बाजवा ने, एक तो जनरल बाजवा लेकर आए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, ये उनका एहसान है इस मुल्क पे। दूसरा, माशी दहशतगर्दों को भी जनरल बाजवा पाकिस्तान में लेकर आए, जिनको आज इक्तदार में बिठाया हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों तरह के दहशतगर्द जो हैं, चाहे बंदूक वाले दहशतगर्द, चाहे मईशत वाले दहशतगर्द, इन दोनों को सहूलतकारी दी गई बाकायदा जनरल बाजवा के जाने के बाद भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पासून के नौजवान या कबायली इलाकों के लोग जरगे कर करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे, शिकायत करते रहे, लेकिन तब कोई नहीं जागा। पहले तालिबान को लाया गया, दहशतगर्दों को ला के उनको बसाया गया, फिर उनको फैलाया गया, फिर उनको इक्विप्ड किया गया, उन्हें ताकतवर बनाया गया, और जब वो ताकतवर बन गए तो अब उनके खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया। इस ऑपरेशन में उनका नुकसान नहीं होगा, उनसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। शानदाना गुलजार साहबा का एक ट्वीट है, मैं पढ़ के आपको सुना दूं। वो कहती, कल मैंने बाजवा को खींचा और उसकी गद्दारी और दहशत गर्दों की कहानी सबके सामने रखी। जनरल बाजवा और जनरल फैज को पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशत गर्द दोबारा आबाद करने का पोल मैंने और दीगर लोगों ने 10वीं दफा खोला है। नतीजा ये निकला कि आज मेरे कौमी असम्बली के हल्के NA 30 थाना हसन खेल पर फिर हमला करवा दिया गया है। दुनिया के सामने वाज़े हो कि मेरा जो हल्का है वो मादनियात से भरा हुआ है। अब मामला मादनियात का है, ये सारे कहते हैं मादनियात का है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कहती है, उनके लोग कहते हैं, उनके MNAs कहते हैं, फजलुर रहमान के लोग कहते हैं, ANP के लोग कहते हैं कि मामला तो मादनियात का है। और मादनियात का जो बिल पास करवाने की एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, सबके सब उसके खिलाफ हैं। तो जनरल बाजवा ने ये प्रपोजल दी थी, ख्वाजा आसिफ ने इसका एतराफ़ कर लिया। जबकि DGISPR की पहली वाली कोई जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, वो जो एक आधी इंडिया के खिलाफ है उसको आप निकाल दें, बीच में से छोड़ दें। बाकी जो DGISPR की जितनी भी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनमें अगर किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे ज़्यादा दुर्गत बनी है तो वो ये वाली है। नौजवानों ने सबूतों के साथ ऐसी दुर्गत बनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हाल किया नौजवानों ने और सबूतों के साथ किया कि इसकी दूसरी कोई मिसाल माजी में नहीं मिलती। अब एक सवाल और पैदा होता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी पूछ रहे हैं कि जनाब उसामा बिन लादन और एहसानुल्लाह एहसान, इनकी सहूलतकारी पाकिस्तान में कौन कर रहा था? क्या इनमें से एक बनी गाला में रहता था और दूसरा जमान पार्क में रहता था? किसने इनकी सहूलतकारी की? ब्लैक वाटर को पाकिस्तान कौन लेकर आया? क्या इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के दफ्तर में उन्हें छुपाया हुआ था? जब सवालात आप उठाते हैं एक पॉलिटिशियन से, तो उनके हमायती या जो लोग हकायक को जानते हैं या तारीख जिन्होंने पढ़ी हुई है या जो तारीख के विटनेस हैं, वो फिर आपको दूसरी तरफ के हकायक भी बताते हैं कि जनाब आप दूध के धुले हुए नहीं हैं, ये गंद इस मुल्क में आपने मारा है, अब आप मलबा उठाकर सियासतदानों पर नहीं डाल सकते। तहरीक लब्बैक का नाज़रीन लॉन्ग मार्च चल रहा है। चंद लोग बड़ी जज्बाती बातें कर रहे हैं, लेकिन हकायक मैं आपके सामने रख देता हूं दोनों तरफ के। नंबर एक तो यह है कि 2 साल तक फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए, तहरीक लब्बैक गायब, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की इन्होंने, आए खाना पूरी की और निकल गए, कुछ नहीं किया इन्होंने तहरीक लब्बैक ने 2 साल तक। अमेरिका बार बार जंगबंदी की करारदादों को वीटो करता रहा,
ये अमेरिकन एम्बेसी जाने का इन्होंने कभी ऐलान नहीं किया, कभी नहीं किया। बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जबर हुआ, अस्पतालों पे अटैक हुए, सहाफ़ी कत्ल हो गए, उलमा कत्ल हो गए, ईरान के ऊपर अटैक हो गया, इसराइल ने तबाही फेर दी वहाँ पे, लेकिन ये नहीं बोले। तहरीके लब्बैक वाले उस बीच में चुप रहे, बल्कि इस दौरान वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर जो जुल्म और जबर हो रहा था उस पर आवाज़ें कसते रहे और उनको ताने देते रहे। इनकी क़यादत जो है वो मिंबर रसूल के ऊपर बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदी और घटिया जुबान वहाँ पे ये लोग इस्तेमाल करते रहे, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बैठ के, जो ज़ेब नहीं देती किसी भी आलिम को, किसी भी दीन को जानने वाले शख्स को। तो लंबी खामोशी के बाद बड़े अजीब वक्त पर उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और एहतजाज का ऐलान के लिए फिर कोई 8-10 दिन का टाइम दे दिया कि हम एहतजाज करेंगे फलाने दिन पे। अच्छा, जो ऐलान है ना, ये बात भी हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि तहरीके लब्बैक ने जो ऐलान किया वो इसराइल के हवाले से जो पॉलिसी है हुकूमत की बदलती हुई उसके खिलाफ किया। लेकिन ये पॉलिसी आज तो नहीं बदली, ये तो हम आपको 2 साल से बता रहे हैं कि जो भी निकलता है फ़लस्तीन का झंडा उठा के उसको मारते हैं ये लोग। ये पॉलिसी तो बहुत पुरानी बदली हुई थी, शायद तहरीके लब्बैक को पता अब चला, तो उन्होंने उसके खिलाफ एहतजाज करने का फैसला किया। अब एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना आईनी और कानूनी हक है और उन्होंने इसकी परमिशन भी ले ली। बाकायदा उनके पास कागज़ मौजूद है, वो दिखाते हैं जनाब ये डीसी का परमिशन है, हुकूमत का परमिशन है, ये हमने पूरा हर चीज़ कानूनी तकाज़े पूरे किए, अनाउंस किया, तैयारियां की, अब हम जा रहे हैं मार्च करने, एहतजाज करने, रैली निकालने। मगर मौजूदा रजीम ने मुज़ाकरात करने की बजाय उनके ऊपर अचानक से हल्ला बोल दिया। ऐसा लगता है कि इस हुकूमत ने या इस रजीम ने यह फैसला किया था कि ये लड़ाई करनी ही करनी है, या ये पहले से तय था कि ये लड़ाई करनी है, क्योंकि इसमें मुज़ाकरात किए जा सकते थे, बातचीत की जा सकती थी। अच्छा, अब हुआ यह है कि तहरीके लब्बैक वाले भी आगे से मारते हैं, वो खाली मार नहीं खाते, तो पुलिस वाले भी बहुत सारे जख्मी हो गए। 11 अफराद अब तक तहरीके लब्बैक के मासूम और निहत्ते लोग शहीद हो गए और दर्जनों लोग जख्मी भी हो गए। लेकिन इस सारे अमल में जो सबसे घटिया और गलीज़ हरकत की है पाकिस्तान के रियासती इदारों ने, जिसको बेगैरती आप कह सकते हैं, वो ये है कि उन्होंने एक मरतबा फिर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। तहरीके इंसाफ के कोई 1 लाख घरों का चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो तब किसी और को एतराज़ नहीं उठता, क्योंकि तहरीके लब्बैक पे भी हो रहा है तो उन्हें आइडिया होगा कि ये कितनी तकलीफ दे चीज़ है। साद रिजवी के घर पे अटैक किया, बच्चे और औरतों को उठा के ले गए, कैसी बेशर्मी और डिटाई है, यानी ये तो किसी सूरत जायज़ ही नहीं है। ख़वातीन का इससे क्या ताल्लुक़ है, बच्चों का इससे क्या ताल्लुक़ है, वो अपने घर में मौजूद हैं, फिर वहाँ पे चंदे वंदे के बक्से खोल के दिखा रहे हैं जी ये चंदा है, ये पैसे हैं, तो भी चंदा ही आता है उनके पास, और क्या आता है। आप किसी भी चले जाएं दरबार पे, आपको ऐसे ही चंदा मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। बाकी सारे मौलवी अगर आपके साथ चल रहे हैं तो उनका चंदा ठीक है, इनका चंदा गलत है, ये कैसे हो गया। चंदा ही मिलेगा ना आपको दरबार से, घर से आपको और क्या मिलेगा, क्योंकि वो इसका हिस्सा है। जैसे बहुत सारे और लोग हैं, कभी जाके वो शुफ करने वाला जो है उसका चंदे वाला बक्सा खोलें, आपके कानों से धुआं निकलेगा, और बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे। लेकिन जब ये रियासत सोच लेती है ना किसी को अब ये हमने करना है और इस तरह करना है, तो ये कर देते हैं। और अब ख़वातीन और बच्चों की जो तज़लील की गई है, स्पेशली जो उसके घर के मनाजिर आ रहे थे साद रिजवी के, ये अफसोसनाक हैं, तकलीफ दें। ये हरकतें ज़ेब नहीं देती रियासत को, ये घटिया और गंदी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बेशर्मी और ढिठाई पर मबनी ये कार्रवाई है जिसे फ़ौरन कंडेम करना चाहिए और तमाम लोगों को करना चाहिए। जिस तरह मैंने कल कहा कि जो DGISPR ने स्टेटमेंट दिया कि हुकूमत हमें कबूल नहीं है, इसको तमाम सियासतदानों को, वकला को, सिविल सोसाइटी को, जजेस को, सहाफ़ियों को और पाकिस्तान के हर शहरी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि भाई इनकी ज़रूरत कैसे हुई ये बात की। इसी तरह ये जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, हैदर मजीद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़, फ़ौजी अदालत से सज़ा दी, अब छूट कर आया है, उसके घर पर छापा मार के उसकी फैमिली के अंदर एक खातून को और उसके भाई को उठा लिया। अब बताएं ना, वहाँ पर भी तो जुल्म हो रहा है। तो माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, इज़्ज़त सबकी होती है। तो ये ज़्यादती है जो रियासत कर रही है, और ये बड़ी डिटाई से कहते हैं। तलाल चौधरी आता है, वो कहता है जी कि मरियम का दरवाज़ा तोड़ा, उसे गिरफ्तार किया, उसकी वालदा बीमार थी, उसका मजाक उड़ाया। तो तीनों चीज़ों का मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। नंबर 1, दरवाज़ा तोड़ा था सेक्टर कमांडर वालों ने,